का मोहन भागवत साहब ने डॉक्टर मोहन भागवत जी ने उद्घाटन किया है उस बिल्डिंग का। तो तब उन्होंने एक बात कही कि विश्व गुरु बनाने के लिए जुट जाइए और अच्छी एक ऐसी सुविधा आपको मिली है, अब आपको और ताकत से आप काम कर पाएँगे। मेरा 30-35 साल का अनुभव संघ के साथ रहा है। संघ पूरी तरह से बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संघ में वो पुरानी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं इस प्रकार के, तो यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आप अपने गिरेबान में भी झांकिए। आज संघ के कई लोगों में भी इस तरह की दीमक लग गई है कि तमाम जो दूसरी सामाजिक बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, वो संघ के कई लोगों में साफ-साफ देखी जा रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बाकी प्रदेशों में भी देखा, जहां 400 पार का दावा मोदी जी कर रहे थे, वहां 240 भी वो तमाम शाम, दाम, दंड भेद करने के बाद पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हर एक नहीं समझ सकता इसको और इनका नारा या इनका जो मूल मंत्र है वो तो ये है कि भारतीय जो संस्कृति है और जो नागरिक मूल्य हैं, इन्हें बढ़ावा देना है, ये जो आदर्श हैं, इन्हें नई ऊँचाइयाँ देना है, ये इनके मापदंड हैं और 100 साल अब संघ को हो जाने वाले हैं। 1925 में ये इसका उदय हुआ था और अब जो आने वाला 12 अक्टूबर है इसी साल 2025 में, तो 100 बरस पूरे हो जाएँगे। और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसके बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं और वो अनुषांगिक संगठन तो अपनी जगह है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे ये माना जाता है कि इसे जन्म देने वाले भी यही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, पहले एक दौर में जनसंघ होता था। जनसंघ से वो जनता पार्टी हुई और फिर बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के तौर पर ख्यात हो गई। इसे वो नाम नया हो गया 1980 के दौर में, 80 के दशक में और आज भारतीय जनता पार्टी न केवल जो देश की सरकार है, उसे चला रही है, बल्कि बहुत सारे सूबे हैं हिंदुस्तान के, जहाँ बीजेपी की अपनी सरकार है और उसके जो अलायंस हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भी सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों को लेकर बार-बार तुलनाएँ होती रहती हैं। अभी खासकर जो साल 2014 के बाद से ये जो मीमांसा है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है कि कौन किस पर ज़्यादा जिसका भारी है या कौन ज़्यादा बलशाली है, ये बातें बार-बार होती हैं और अब हम ये देख क्या पा रहे हैं, हम जब सत्ता आती है, तो सत्ता अपने साथ बहुत सारे कहीं अवगुण भी लाती है, तो वो कहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी में तो साफ नज़र आते हैं। चाल, चरित्र, चेहरा, बार-बार दुहाई दी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो यदि कुछ कहीं एक मूल वो है, तो उसमें यही कुछ है कि चाल भी है, चरित्र भी है, चेहरा भी है। लेकिन अब वो नज़र कहीं आता नहीं है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो स्वयं को सांस्कृतिक संगठन या नागरिक समाज के मूल्यों को जो बनाए रखने, जो उनके आदर्श हैं, उनको बढ़ाने की बात करते हैं, तो कई बार वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, प्रश्न लगते हैं और जो वक़्त बदला है, जिस तरीके से एक आम जन, इंसान सुविधाभोगी हुआ है, तो वैसे-वैसे जैसे मैंने कहा कि जब सत्ता मिलती है, सत्ता आती है, तो बहुत सारे वो अवगुण भी लाती है। तो ये कहने में थोड़ा-सा भले ही संघ को तो नागवार गुज़रेगा कि हम क्या कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। बिल्कुल कड़वा सच ये है कि वो भी उन अवगुणों से नहीं बच पाई है, जो 5 सितारा, 7 सितारा जो संस्कृति है, कल्चर है, वो उसमें रंगे-बसे दिखाई नज़र आते हैं लोग। हमने वो वक़्त भी देखा है, जब हमने जर्नलिज़्म शुरू किया था और जब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी थी और संघ भी था, तो वो चने फुटाने का दौर और जब आप निकलिए यात्राओं पर उनके साथ, तो वो भी एक वक़्त होता था, जब हम पाते या देखते थे कि कहीं कोई जो एक
स्वयं सेवक है उसके यहाँ नाश्ता मिल जाएगा, या जो हमारा कार्यकर्ता है वहां हम नाश्ता पा लेंगे, चाय पी लेंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, लगदक है सारी चीजें। और अभी जो बात करने का मेरा कहीं कर रहा हूं सारी बातें, तो उसमें वजह ये भी है कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर है हिंदुस्तान भर में, उनका यदि मुख्यालय आप दिल्ली में देख लीजिए तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी आपकी। आप समझ नहीं सकते कि ये क्या वही चना फुटाना खाने वाला दल है जो इसके लोग हैं 1980 के जो दशक में हम तब तक हमने देखा है। आज वहां देखिए तो लगता ऐसा है कि हम किसी 7 सितारा होटल में आ गए हैं, 5 सितारा होटल में आ गए हैं। अलग-अलग आप जहाँ उनके कमरों को टटोलिए, उनके जो हाईटेक दफ्तरों में जाइए, तो लगता है कि कोई मल्टीनेशनल का कोई दफ्तर। और ऐसे ही अब जो संघ के मुख्यालय तो नागपुर है, वहां के बाद अभी जब बहुत चर्चा जो है, वो चर्चा है दिल्ली में जो झंडा वालान है, झंडे वालान में जो केशव कुंज होता था, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, और करीब 85 बरस के बाद 1925 में स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हुई। उनका भी एक वो दफ्तर, जबरदस्त तरीके का दफ्तर बनकर तैयार है, और बड़ी सारी बातें उसको लेकर हो रही हैं। वहां जो जो सुविधाएं हैं या जिस तरीके की हाईटेक व्यवस्थाएं, उसकी तो बात है ही है। और साथ में ये भी बात हो रही है कि एक आखिर इसमें व्यय कितना हुआ होगा। कुल जमा वो अपनी जगह व्यय कितना हुआ होगा वो उनका अपना मामला है, लेकिन चर्चाओं में तो है। जब हम तुलना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच की तुलनाएं होती हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि जो स्वयं सेवक हैं, खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं सेवक होते थे, अब वो उनको आप देखिए ना, उन्हें तो सूट बूट वाला प्रधानमंत्री सरकार माना जाता है, और उनका जीने का अंदाज देखते हैं। और बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, संघ के भी हमने लोगों को देखा है बदलते हुए कि कैसे हाईटेक होंगे। उनके हाथों में जो लाख लाख 2-2 लाख के मोबाइल फोन हमें दिखाई पड़ते हैं उनके, और रहन सहन तमाम। तो मैं आज कुल जमा यही जो सब चल रहा है, 100 साल संघ की हो रहे, और संघ का जो दिल्ली का जो झंडे वालान का जो अभी नया दफ्तर, जिसका 2 दिन पहले 19 फरवरी को गुरुजी के जो जन्मदिन के दिन उसकी उद्घाटन किया है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, तो वहां क्या कुछ है। हम सीधे चलेंगे दिल्ली। आपने वो दफ्तर तो देख लिया है, आपको बार बार नजर आ रहा होगा। हम चलते हैं समझने बूझने के लिए एक ऐसे शख्स के पास जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत वक्त से रिपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम जो क्षेत्र है उसमें रिपोर्ट किया करते हैं। आप जुड़ते हैं, पहले हम जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक साहब। केपी मलिक साहब का बहुत दीर्घ, केपी साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला खास चर्चा के लिए, इस मसले पर बातचीत के लिए। और केपी सर को आप हमारे प्लेटफॉर्म पे निरंतर देखते हैं, बेबाक बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, बहुत एक गहरी समझ बूझ पकड़ खबरों की है, और आपका जो दीर्घ लंबा अनुभव है वो अलग। आप जब सुनते हैं तो उन्हें आप, हम देखते हैं बराबर, हमारा दर्शक वर्ग बहुत उनको निरंतर प्रणाम करता है, उनकी जो टिप्पणी होती है उनको बहुत हाथों हाथ लेता है। ऐसे केपी सर हमारे साथ हैं। केपी सर बहुत बहुत स्वागत पुनः। और मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि अब वो झंडे वालान का दफ्तर, मैंने जैसे कहा कि हमने देखा है, हमारा भी वो दौर था कि आप चने फुटाने खाइए, लाई सेव, हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में वो सेव परमल चला करता था, वो खा लीजिए, 1 कप आधा कप चाय पिला दी, 2 बिस्किट दे दिए, काम खत्म। अब हम देख लें कैसे कैसे बदल रहा है। तो मैं तुलना यहीं से शुरू करूंगा कि वो जो अब बीजेपी को आपने पहले देखा था, जो संघ को देखा था, मैं खासकर संघ पे चाहूंगा आपकी टिप्पणी कि अब ये केशव कुंज जो 1939 में 1 डेढ़ 2 कमरे से शुरुआत, और अब ये जो तमाम लगदक के साथ, पहली टिप्पणी आपकी केशव कुंज। देखिए संजीव जी, अगर आप दिल्ली के संघ कार्यालय की बात करें जो झंडेवाला में है, और अभी नया संघ कार्यालय बना है जिस पर 2016 से लगातार काम चल रहा था, और बहुत शानदार 5 स्टार बिल्डिंग की तरह बना है। उसमें बताया गया है कि सिर्फ केवल मात्र 150 करोड़ का खर्चा आया है, और वो तभी संघ के जो चाहने वाले लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने चंदे से इकट्ठा किया है। एक तो ये है कि चंदे की रसीदें भी कटी होंगी, चंदा किन लोगों ने दिया है वो भी होगा। तो एक तो ये है कि वो पारदर्शिता संघ रखता है, रखनी भी चाहिए। तो लगता है कि लोगों को वो एक जो है श्वेत पत्र जारी करें उसका, और उसमें वो जहां से चंदा आया है वो बताने के लिए जो लोगों की उत्सुकता है, या विरोधी जो उस पर एक आरोप लगा रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आ गया, सिर्फ दिखाने के लिए 150 करोड़ है, लगा तो 500 करोड़ होगा, 400 करोड़ होगा। तो इन सब आरोपों से बचने के लिए जल्द ही संघ इस तरह की कोई सूची जारी करेगा कि कहां से कितना फंड आया है,
क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं संजीव जी के दूसरे भी आरोप लगने लगे हैं। संघ के और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका से चुनाव का फंड आ रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही वो बोल के बैठते नहीं है कि पलटवार होने शुरू हो जाते हैं कि वो फंड तो आप ही के लिए आ रहा था, आप कहां कांग्रेस में कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस या विरोधी दल के किसी दल को इस तरह का फंड मिला है तो आप 11 साल से सरकार में हैं, तो आप क्यों नहीं जांच करा ले रहे उनकी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के वो लोग अपने ही उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जो दूसरों के लिए बिछा रहे थे। खैर, बात संघ की हम करते हैं। देखिए, संघ में दो बहुत अच्छी चीजें मेरे को लग रही हैं। इसी साल 100 साल की आयु संघ की हो जाएगी 27 सितंबर को, और 17 सितंबर को मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया सितंबर का महीना रहेगा और उसमें संघ क्या करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी ने एक नया फॉर्मूला दिया था। जो संघ से भारतीय जनता पार्टी में लोग जाते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी हो, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, और तमाम चाहे वे नेता भारतीय जनता पार्टी के हों, सबको उन्होंने एक स्पेशल मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। तो मोदी जी का जो ये 17 तारीख को होगा, तो मोदी जी क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या मुख्य दर्शक मंडल में जाएंगे या दर्शक दीर्घा में जाएंगे, इसका भी फैसला होगा। दूसरी बात यह है कि संघ की बात जिस प्रकार से करते हैं, हमने जो पत्रकारिता शुरू की थी 91-92 में, तब से हम लगातार संघ कार्यालय जाते रहे हैं, झंडेवाला में गए हैं, खूब वहां पे स्टील के गिलास में हमने चाय भी पी है, तख्त पे भी बैठे हैं। और वहां पे मैं अगर पुराने समय की बात आप करूं, वहां पे बहुत पुराने एक स्वयंसेवक थे जिनकी ड्यूटी रिसेप्शन पे रहती थी फोन उठाने की, फोन करने की। तो उनका नाम भोलानाथ जी था। तो जैसे ही हम फोन करते थे, झंडे वाला, वो सीधा बोलते थे, झंडे वाला भोलानाथ जी बोल रहा हूं, बताइए। तो वो आज भी वो टोन मेरे कान में गूंजती है, और भोला जी की वो आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है। हालांकि भोला जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो वाक्य मैं नहीं भूल सकता हूं। और एक वाक्य दूसरा ये हुआ था कि मैं उस दौरान बीबीसी के लिए काम करता था। एक कश्मीरी लड़की थी, उसने अभद्र व्यवहार हालांकि बताया था भोला जी ने, कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी संघ के प्रचारक से बात करना चाहती थी। वो कोई मुंबई के संघ के कार्यकर्ता थे, वो अधिकारी थे, उनसे वो बात करना चाहती थी, और भोलानाथ जी ने उनको अलाउ नहीं किया था। तो उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी, और वो कश्मीरी लड़की थी, बीबीसी के साथ करती थी, तो उसको लगा, तो वो झंडेवाला के जो पुलिस थाना है वहां पहुंच गई और उन्होंने उसकी शिकायत कर दी उसके खिलाफ। तो बाद में भोलानाथ जी का फोन आया, दफ्तर में ही फोन आया, और आरएसएस के लोगों ने इतना दबाव बना दिया कि उसको कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। तो ये तो एक संघ का नजरिया है अपना उस दौरान का। उसके बाद अगर आज तक आप संघ की यात्रा देखते हैं, चाहे वो ऑफिस के नाते आप देखिए, चाहे बाकी नाते आप देखिए, जिस प्रकार से संघ के लोग चंदा इकट्ठा करके छोटे से छोटा कार्यक्रम करते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, और उनकी ये पारदर्शिता खाली दिल्ली के ही कार्यालय की बात आप ना करें, पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कार्यालय बने हैं, चाहे वो जिला हो, चाहे वो तहसील हो, और चाहे कोई बड़ा छोटा शहर हो, सब जगह संघ के कार्यालयों की स्थापना हुई है। तो इस पे कितना बड़ा खर्चा आया होगा, कितना पैसा लगा होगा, कहां से इतना पैसा आया है, किसने ये पैसा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं इस प्रकार के, तो यहां भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आप अपने गिरवान में भी झांकिए और इसका भी जवाब दीजिए। क्योंकि आप अगर देखते हैं, हम लोग 100 साल संघ की बात कर रहे हैं, संघ की स्थापना किस लिए हुई थी। मेरी जो जानकारी है कि संघ की स्थापना जब 1925 में हुई थी, और संघ के जितने संस्थापक और उनके बाद जो भी संचालक बनते रहे हैं, उनका लगातार सन 47 तक कोशिश ये थी कि जो भारतीय जनता भारत में जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, हमें उनका सहयोग नहीं करना है। मेरी तो जानकारी इतनी है संजीव जी। तो जी। आपने देश की आजादी में आपका कोई योगदान नहीं है, फिर आपका जो संगठन है ये क्या काम करता है, ये कौन सी राष्ट्रीय भक्ति करता है। और आज आप देश के सबसे बड़े संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रद्रोह की और दूसरी तरह की बात करते हैं। तो आपने क्या देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो आप दूसरों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
आज आप सबसे बड़े राष्ट्र के हितैषी बने बैठे हैं। तो इस तरह की चर्चाएं अगर आप संघ की बात करते हैं, और अब तो दिखने लगा संजीव जी, जैसे कि हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में खुद में इतनी टकराहट शुरू हो गई है कि वो बाहर आने लगी है, साफ साफ दिखाई देने लगी है। तो 100 साल के संघ में ये पाया है कि संघ ने नीचे से जितनी ऊंचाई की थी, अब ऊंचाई से मेरे को नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका संगठन ही अगर आपको चुनौती देने लगे, आपके अंडर जो संगठन है वही आपको चुनौती देने लगे, तो इससे हमें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां संघ के रहमो करम पे चलती थी, आज उसी के नेता संघ को अगर आके दिखा रहे हैं, तो ये संघ के लिए भी सोचने वाली बात है। जी संजीव जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये पाया है, आपने तो उसको वहाँ देखा होगा, मैंने तो अभी तस्वीरों में देखा है उसको, वीडियोज़ उसके देखे हैं कि साधना, अर्चना, प्रेरणा, वो 3 टावरों के उनके नाम, 17,000 गज बताया गया है, जो यदि हम जोड़ें तो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट से कुछ ज्यादा की स्थिति, 3.25 एकड़ का पूरा क्षेत्र। तो आपने जो सवाल उठाया है, और मतलब आपने जो वहां देखा है, अलग अलग हाईटेक सारा कुछ है, तो आप 150 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप ये भी मांग कर रहे हैं कि कहीं उस पे आना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पर एक दिखाया जाए, बताया जाए कि वास्तव में कहां से किसने चंदा दिया, कैसे दिया, और ये देश भर में हो रहा है, ये बीजेपी के दफ्तर है, हर तरफ है। तो ये जो ये स्थिति है, ये आप क्या, आपके अपना आपने आकलन तो कहा कि 400-500 करोड़ हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं है वहां केपी सर, 5 सितारा 7 सितारा ही, जैसी मैंने जैसे कहा, मैं तो वो भी दौर हमने देखा है, हमें एक अवसर मिला जब मैं जर्नलिज्म में आया, तो मुझे कुशाभाऊ ठाकरे साहब को, क्योंकि वो पितृ पुरुष कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी, उनसे उनको रिपोर्ट किया। संघ के जो जो संत पुरुष थे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो अब नहीं है दुनिया में, कैलाश जोशी साहब, सुंदरलाल पटवा जी, इनके साथ यात्राएं करने का अवसर मिला। लखीराम अग्रवाल, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, उस दौर में वो अध्यक्ष होते थे, और वही चने फुटाने खाने का दौर। तो क्या आप दोनों में अभी क्या डिफरेंस पा रहे हैं? आप तो शायद आपने देख लिया होगा, नजदीक से सारी चीजें आपके पास हैं, क्या सूचनाएं कैसी हैं, क्या लगभग चीजें हैं वहां आपको, जो लगता है कि ये कम से कम यहाँ सादगी बरती जा सकती थी, जैसा आप लोग अपने कहते हैं ना, कथनी और करनी दोनों में, वो क्या आप पाते हैं? देखिए संजीव जी, अगर हम बात करें जो पिछले 3 साढ़े 3 दशकों में अपने संघ के लोगों को देखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि संघ में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। तो वास्तव में अच्छे लोग हैं, और जो वास्तव में देश के लिए सामाजिक आपके जो ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए, और देश में अगर कहीं विपदा आती है उसका काम करने के लिए भी कोई कमी नहीं है संघ में इस प्रकार के लोगों की। लेकिन उन लोगों को आज संघ में किनारे लगा दिया गया है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी कि संघ के जो कार्यकर्ता बिल्कुल साधारण उनका रख रखाव, रहन सहन सब कुछ था, वो बदलता जा रहा है। जहां जहां संघ के कार्यकर्ता, संघ के पदाधिकारी ट्रेनों में यात्रा करते थे, बसों में यात्रा करते थे, आजकल वो सरकार के बलबूते हवाई जहाजों में यात्रा कर रहे हैं। जहां वो किसी धर्मशाला में या किसी संघ के कार्यकर्ता के घर पर रुकना पसंद करते थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के घर पर रुकना पसंद करते थे, आज वो 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये बदल गई है संघ की भी, और संघ के लोगों की मानसिकता भी बदल गई है, और संघ के लोगों का विचार भी बदल गया है। जिस प्रकार से संघ के लोग माने जाते थे कि ईमानदार होते हैं और ये इस तरह की चीजों से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है, अब यहाँ पे उस तरह से बहुत बारीकी में जाना और उसकी इस तरह की चर्चा करना भी वाजिब नहीं होगा। आज संघ के कई लोगों में भी इस तरह की दीमक लग गई है कि तमाम जो दूसरी सामाजिक बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, वो संघ के कई लोगों में साफ साफ देखी जा रही हैं। उन बीमारियों को आप समझते हैं मैं किन बीमारियों की बात कर रहा हूं। तमाम बीमारियां हैं जो नेताओं में होती हैं, बाकी लोगों में होती हैं, वो आज संघ के अंदर भी घुस गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पुराना संघ होता था, जितनी देर से मैं संघ को जानता हूं, मेरा 30-35 साल का अनुभव संघ के साथ रहा है, संघ पूरी तरह से बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संघ में वो पुरानी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने सीधे सीधे नकार दिया था संघ को, और ये कह दिया था कि अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संघ के सूत्र बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि संघ में भी आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के 60 से 70% लोग मौजूद हैं।
इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो संघ प्रमुख है या उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये खतरा और ये डर सता रहा है कि अगर कुछ मामला बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के जो लोग हैं उनकी संख्या संघ में बढ़ जाए और संघ धराशायी हो जाए। ये डर भी कहीं ना कहीं उन लोगों को सता रहा है। उसी का नतीजा था कि 2024 में संघ ने भी उचित दूरी भारतीय जनता पार्टी से बनाने की कोशिश की थी और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बाकी प्रदेशों में भी देखा, जहां 400 पार का दावा मोदी जी कर रहे थे, वहां 240 भी वो तमाम शाम दाम दंड भेद करने के बाद पहुंचे। अगर वो ये सारा सिस्टम नहीं करते, वो शायद 200 भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो अब उनको भी संघ की आवश्यकता महसूस हो गई है और संघ की ताकत भी उनको पता पड़ गई है। और संजीव जी, मैं जो लगातार जिक्र करता हूं आपके चैनल पे भी बाकी जगहों पे भी, कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको कहीं ना कहीं खतरा और डर ये सताता है कि अगर वो संघ से कहीं अधिक पंगा लेते हैं, जो संघ की मानसिकता के, संघ की विचारधारा के सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, कहीं ऐसा ना हो कि वही सदन में गैर हाजिर हो जाए अगर कहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है, या कहीं वही विरोध मोदी जी का ना कर दें। ये डर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सताता है और इसी डर में वो जी रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शिंदे हो, उनको पुचकारते हुए नजर आते हैं आपको नरेंद्र मोदी जी। आप अगर हाल ही की बात करें, आज की बात करें, तो विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम के दौरान हमने देखा कि शरद पवार की कुर्सी ठीक करते हुए मोदी जी देखे गए। फिर उनको उन्होंने सहारा दे के बिठाया और बैठने के बाद मोदी जी ने खुद गिलास में पानी डाला उनके। तो इतनी सेवा मोदी जी को करते हुए मैंने तो पहली बार देखा है कि मोदी जी को शरद पवार जी की इतनी चिंता हो रही है। तो इस चिंता के पीछे क्या कारण है, ये आप समझ सकते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी और संघ कहां इनको ले आया है, ये देखने वाली बात है। जी नहीं, मैं कह रहे हैं सर, मैं तो उसको ऐसे भी देख सकता हूँ या मैं उसको तुलना ऐसे भी कर सकता हूँ या दर्शक कर सकते हैं जिन्होंने देखा है कि राहुल गांधी की जो सादगी है या राहुल गांधी जिस तरीके से हम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उनको देखते हैं कैसे वो पेश आते हैं, तो शायद मोदी जी भी तो देखते होंगे ना कि ये ऐसा करे तो हम कुछ करें। हो सकता है वो भी, और बाकी राजनीति तो हो ही हो सकती है जो आप कह रहे हैं। मैं एक चीज और चाहूंगा, आपने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वो भी एक 7 स्टार दफ्तर से कम नहीं है। एक जो कारपोरेट में जो दिग्गज दिग्गज जो गन्स हैं, उनके दफ्तरों को भी मात करने वाला दफ्तर है। भोपाल में भी बन रहा है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का दफ्तर, जो वैसा मानते हैं कि दिल्ली को शायद मात करेगा। शिवराज जी उसकी आधारशिला रख गए थे यहाँ भोपाल में। तो दोनों की तुलना हम करें, केशव कुंज और इसकी, तो उसमें क्या आप देखते पाते हैं? ऐसा लगता है आपको कि दोनों के बीच छोड़े कि मेरी कमी ज्यादा सफेद की तेरी कमी ज्यादा सफेद? क्या देखते, क्या बात है, कैसा लगता है? देखिए संजीव जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का दफ्तर है वो एक 5 स्टार होटल की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पे हैं, बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस का भी दफ्तर कुछ दिनों पहले बना है और कांग्रेस ने भी जैसे बनाया, बहुत दिन कांग्रेस को लग गए और कांग्रेस का कहना यह है कि मैं उन्होंने ये बड़ा सवाल चंदा इकट्ठा किया। टोक रहा हूं मैं बीच में कि पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, अब तो खैर बदल गया वो सब नारा वारा, अब तो पार्टी विद द वो कांग्रेस ही हो गई लगभग लगभग। जी बोलिएगा। जी, तो मैं इसलिए संजीव जी कह रहा हूं कि क्या अगर कोई जांच कराने की बात आती है, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर सत्ता बदलती है, और बदलेगी, जाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति की, एक पार्टी की वो सत्ता नहीं रहती है, लेकिन क्या इस हैसियत में कांग्रेस पार्टी होगी कि इस मुद्दे की जांच करा ले, इस मुद्दे पे कोई कर ले? हम यही भारतीय जनता पार्टी को बोलते थे कि बहुत करप्शन भारतीय जनता पार्टी खोलेगी आके, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आधी कांग्रेस जेल में होगी। आप बताइए कांग्रेस में कौन कौन से नेता जेल गए और किस किस मुद्दे की आपने जांच कराई और कौन कौन सा ऐसा मुद्दा निकल के आया? अब आप देखिए, आप ही की रिजीम में आप कोल घोटाला कर रहे थे और मोदी जी की सरकार में आते ही उनको क्लीन चिट मिल गई। दूसरे तमाम जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, सबको क्लीन चिट मिल गई। मुझे लगता है आपने चिदंबरम और उनके बेटे को जो जेल भेजा है, वो शायद उस मामले में नहीं, निजी खुंदक की वजह से ज्यादा अंदर आपने उनको भेजा, क्योंकि उन्होंने शायद आपको जेल भेज दिया था तो आपने उनको जेल भेज के बदला तो ले लिया है। बाकी किसी दूसरे ऐसे नेता को आपने जेल में डाला हो, मुझे याद आता नहीं है। केजरीवाल को जेल भेजने का मतलब सीधा सीधा
उनके ऊपर आरोपों में मैं नहीं देखता हूं, मैं उसको राजनीतिक रूप से देखता हूं। वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिल्ली में बन गए थे, इसलिए आपने उनको और उनके मंत्रियों को जेल में डाला है, क्योंकि फैसला आने के बाद में कोर्ट में उस तरीके से उनको जेल भेजे और वो एकाएक दिल्ली के इलेक्शन से पहले बाहर आ गए। तो मुझे इन तमाम चीजों में राजनीति दिखाई देती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नहीं करा पा रही है जांच, जो इस बात का ढिढोरा पीट के सत्ता में आई थी, तो कांग्रेस कल को इस मुद्दे की जांच कराएगी, इन बिल्डिंगों की जांच कराएगी, दूसरे घोटाले घपलों की जांच कराएगी। मुझे इस पे भी संशय संजीव जी है, क्योंकि आज की डेट में चीजें बदल चुकी है और वो चीजें सुधारेगा कोई भी सत्ताधारी दल आके, चाहे वो किसी का भी हो, कांग्रेस ही नहीं, अन्य सत्ताधारी दल भी। अगर सत्ता में कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है और वो सत्ताधारी दल बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी या किसी की दूसरे की जांच करा पाएगा? मुझे इस पर बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं और वह सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और हमाम में सब नंगे हैं। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की जांच कराएंगे तो फिर वो आपकी भी जांच होगी, तो इस डर में आप इनकी भी जांच नहीं करते, वो आपकी नहीं करें। भाई हम आपकी जांच नहीं करेंगे, आप हमारी मत करिए, दोनों ठीक रहे। ये जनता टीवी चैनल वाले बकवास करते हैं, ये अपना करते रहे, इनका काम है बोलना। अब बात ये है ना संजीव जी, हम तो अभी बोल रहे हैं सत्ता के खिलाफ, और कल को दूसरी पार्टी की सत्ता आएगी तो उसके खिलाफ भी बोले। हमारा काम बोलना है जी। एग्जैक्टली नहीं, आपने आपने ठीक कहा। मैं तो ये जरूर है कि ये एक दूसरे के कार्यालय की जांच ना कराएं, आपस में बख्श दें, लेकिन मुझे लगता है कि भी सर ये तो जरूर होगा, जैसे शीश महल को खोल के रख दिया गया, वहां का कोना कोना देश के सामने है, उसके वीडियोस बन गए, तो जब प्रधानमंत्री जी का दफ्तर छूटेगा तो ये तो मान के चलिए कि वहां के जो जो निकल के आता है कि इतने 700 करोड़ और इतने करोड़, इतने हजार करोड़, इतने सैकड़ा करोड़, तो उनकी तो खुदाई होगी, वो तो जरूर उनके वीडियो सामने आएंगे, ये तो तय मान के चलिए, दफ्तरों के ना करें ना करें। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, जैसे अभी हमने ये पाया कि जब इसका मोहन भागवत साहब ने, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने उद्घाटन किया इस बिल्डिंग का, तो तब उन्होंने एक बात कही कि विश्वगुरु बनाने के लिए जुट जाइए और अच्छी एक ऐसी सुविधा आपको मिली है, अब आपको और ताकत से आप काम कर पाएंगे। तो सवाल यही है, संघ के संदर्भ में सवाल है, बाकी मैं किसी और को नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए और दीगर दलों को छोड़ दीजिए और संगठनों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके का एक आदर्श की बातें करती है, तो क्या आपके लिए ये ऐसा ही एक 3 सितारा, 5 सितारा, 7 सितारा, जब तक आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी तब तक क्या देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा? अंतिम सवाल केपी सर। देखिए संजीव जी, मुझे ये लगता है कि मोहन भागवत जी भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आजकल है, जिसको हम गुजराती ग्रुप कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से दूसरे राजनीतिक संगठन पार्टियों को, नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को साधने का काम किया है, उसी प्रकार से उन्होंने संघ के भी अधिक से अधिक लोगों को साधने का काम कर लिया है। साधने के लिए आपके पास कई सारे हथकंडे होते हैं। सब एक्सपोज करने के लिए इस तरीके से एक्सपोज है कि कुछ बोल ना पाए ये लोग, हम पे आके ना कहीं तरीर पाए, ऐसा कुछ कि उनको भी आप उसी हमाम में है तो उनके भी कपड़े उतरवा दीजिए, ऐसा कुछ मान सकते हैं शायद। नहीं, ये भी मान सकते हैं। दूसरा ये है कि आप खरीदने के लिए, आप किसी को प्रभावित करने के लिए 2-3 आपके पास एजेंडे होते हैं, हथियार होते हैं। या तो आप उसको रिश्वत दीजिए या आप उसको ब्लैकमेल करिए। तो आज की डेट में 80% लोग तो रिश्वत पे तैयार हैं। जो रिश्वत से तैयार नहीं है तो उनको आप ब्लैकमेल करिए, उनके परिवार को तंग करिए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगवाइए। तो इसी तरह से खाली आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये खाली छापे बाहर ही लगवा रही है कांग्रेस के या लालू के या दूसरे पार्टियों के लोगों के ऊपर, ये अंदर भी जांच कराती है। मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी सूची है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और कुछ संघ के लोगों की भी, कि जिनकी जांच चल रही है, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं ईडी के और इनकम टैक्स के। कई लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके पार्टनर हो किसी धंधे पानी में, सुसाइड किया है कई लोगों ने, ऐसी जानकारी मेरे पास है। तो ये सब हथकंडे जानते हैं कि किसको कैसे दबाना है, इसलिए इन्होंने संघ के भी काफी लोगों को साधने का काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, आपके मध्य प्रदेश के ही जो प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े संघ के नेता रहे संजय जोशी, उनका उदाहरण है कि ऐसे नहीं फंसोगे तो ऐसे फंसेंगे। अगर इतने मजबूत व्यक्ति फंस सकते हैं तो छोटे मोटे या कम जनाधार वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से इन्होंने साध के रखा होगा, बांध के रखा होगा, उसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं संजीव जी।
तो आप ये देखिए कि संजय जोशी जैसे आदमी, और मैं यहाँ एक और आपको खुलासा कर दूं कि संजय जोशी को लगातार दूसरे जो विपक्षी दल है, कई दलों से राज्यसभा के ऑफर आए हैं, लेकिन वो संघ से और भाजपा से इतने जुड़े हुए हैं, शिद्दत से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं किया है। और मैं यही सोच के आपको कहता हूं अंत में, जैसे कि मैं लगातार कहता हूं, कि संघ का दबाव दोबारा से इन्हीं लोगों के कंधों के बलबूते मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी परिणति आपको नई जो इनकी कमेटी बनेगी, नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसमें संजय जोशी की वापसी के तौर पर आपको दिखाई देगी। अगर संजय जोशी जी पार्टी में अंदर आते हैं और वो पदाधिकारी बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुजराती गैंग कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और संघ मजबूत हुआ है। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। हालांकि दो बड़े उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम का हो, चाहे दिल्ली के सीएम का हो। अगर संघ मजबूत नहीं होता तो ये दोनों चेहरे सीएम नहीं होते, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं, ठीक है, आपने एक पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखी और खासकर हमारा जो मूल विषय तो वही था कि झंडेवालान का जो केशव कुंज है, और आपने बड़ी मुद्दे की बात कही है कि संघ को ये क्लियर करना चाहिए कि वो जो चंदा है, उसको यदि सार्वजनिक कर देंगे तो शायद और ज्यादा बेहतर होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो संशय है या जो मन में किसी के कोई कहीं एक लगा हुआ है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे केपी मलिक साहब, जिन्होंने, हम जिस विषय पर बात कर रहे थे कि जो झंडे वाला ने और जो 5 और 7 सितारा संस्कृति का आदी हो गया है संघ भी, उसके लोग भी, और ये केपी सर ने बड़े मुद्दे की बात कही कि अब आप ऐसे ही कुछ कर डालिए ताकि सामने वाले का कहने के लिए कुछ बचे ना, गुंजाइश ना बचे। और यदि आप साथ नहीं, ऐसा नहीं हमने माना है, या हम खुद देखते या पाते हैं, हमारा जो इतना लंबा सफर है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही, घटती जा रही है। और जो कैसे भी उनको तोड़ा जाए, नहीं तोड़े तो फिर कैसे तोड़ दिया जाए, नहीं टूटते हैं तो कैसे तोड़ दिया जाए, वो बता ही दिया कि फिर आप ईडी, सीबीआई और तमाम है, और फेहरिस्त तो उन सबकी है ही है। लेकिन कुल जमा क्या कुछ आपकी राय है जो कहा केपी मलिक साहब ने कि हिसाब तो आना चाहिए, और उम्मीद कम है, लेकिन आपकी अपनी टिप्पणी क्या है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप व्यक्त कीजिएगा। और अच्छा लगे, हमारी अच्छी लगे चर्चा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।